कटवा चट निकल बाहर, मार मार के ठीक कर दूंगा, कटवा मुल्ला आतंकवादी सारी बुदौड़ी की बात रमेश कर रहे थे। सारी। लेकिन भारत के मुसलमानों को हम सलाम करते हैं कि ये सब कुछ सुन के भी वो बर्दाश्त करके रहे। देशों में सेटिंग करेगा वो वाला सेटिंग, मोदी वाला जो हुआ वो सेटिंग था। एक दो मौलाना नहीं, ये चुट्टे जितने मौलाना हैं सब ताबीजें बेचने पे लग गए। टोटल तोड़ने का हुक्म दिया, तुम तोड़ रहे हो। कोई जुड़ना चाहता है उसको भी लात मार के छोड़ रहे हो। खाते रहोगे, दुनिया हंसती रहेगी, आपके घर लूटे जाएंगे, दुनिया देखती रहेगी। मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो गिरफ्तारी हुई है भड़काऊ बयानबाजी के ऊपर, अब मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा है, जहरीला मौलाना, जहरीला, ये बहुत सारी ऐसी बात चल रही हैं। तो गुलाम सरवर जो मौलाना है इनसे ही हम बात करेंगे कि भड़काऊ बयान थे क्या वो? नहीं, आप भी तो पत्रकार हैं, आप लोग भी देखते होंगे, सुनते होंगे। आपको लग रहा है अगर भड़काऊ बयान है, और अगर भड़काऊ बयान ही बेस बनता है गिरफ्तारी का, तो उससे ज़्यादा जहरीला, उससे ज़्यादा भड़काऊ, उससे ज़्यादा शत्रुतापूर्ण बयान जो लाखों आए हैं इस मुल्क में लगातार, परवीन तोगारिया से लेकर, विनय कटियार से लेकर, साध्वी रितंबरा से लेकर, यति नरसिम्हा तक, और वो जो सुदर्शन चैनल का नौकर है, क्या मालिक है, अल्लाह जाने, मुझे तो पता नहीं, सुदर्शन चैनल का एडिटर है, हल्ला बोल पल्लू खोल वाला सुरेश चौहान के, उसके जितने बयान आए हैं। अभी नासिक में एक भाषण में सुरेश चौहान के ने जो कुछ कहा, वो सुनने वाला मुसलमान ही मंच पे चढ़ कर लड़ने लग जाए या मरने को तैयार हो जाए, इतना ज्यादा उग्र करने वाले भाषण थे। लेकिन भारत के मुसलमानों को हम सलाम करते हैं कि ये सब कुछ सुन के भी वो बर्दाश्त करके रह रहा। अच्छी बात है, बर्दाश्त करना भी एक कला है, सब्र करना भी एक कला है, और वो कई बार लाभदायक होता है। तो लेकिन बहुत ज्यादा सब्र करने से, जो अभी तौकीर रजा साहब ने कहा ना कि लोग बुज़दिल समझ लेते हैं, सच्चाई यह है कि मुल्क में मैसेज चला गया है। मुल्क के उन मुट्ठी भर शरपसंदों को यह मैसेज गया है, और मौजूदा सरकार की सरपरस्ती में उत्पात मचाने वाली तंजीमों को यह मैसेज गया है कि मुसलमान, अभी मैं ओला से आ रहा था तो किसी का फ़ोन आ गया, बातें वही हल्द्वानी को होने लगी, तो मैंने कहा कि मसला थोड़ा सा गंभीर है और सरकार शायद जानबूझकर ये करना चाहती है मुल्क के अंदर। तो जब मैं उतरने लगा तो ओला वाले ने कहा कि यूपी में तो नहीं होता है, योगी तो बहुत टाइट है। मैंने कहा यूपी में क्या क्या होता है अगर इसको देख ले नज़दीक से, बस ये है कि मुसलमान सब्र किए चला जा रहा है, हकीकत है ये। वरना जो कुछ हो रहा है ये दर्शा रहा है कि देश धीरे धीरे सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। ना चाहकर भी सरकारें उकसा रही है, सरकारें अब उकसा रही हैं। सरकार में बैठे लोग, अब आप देखिए लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, भी यूपी विधानसभा में जो भाषण मुख्यमंत्री का हुआ है, वो भाषण किसी मुख्यमंत्री का काम है? नंदी है उन्होंने, हाँ, नंदी ने गेट तोड़ दिया। अगर नंदी ने गेट तोड़ ही दिया था तो इतने साल इंतजार क्यों किए? तो पहले ही तोड़ लेते। नंदी जी को माने योगी जी का इंतजार था कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और दोबारा फिर बनेंगे तब दरवाजा, वो तो कोर्ट के जरिए आपने करवाया, ठीक है। लेकिन विधानसभा में कह रहे हैं कि नंदी ने आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया और कृष्ण जी भी तोड़ देंगे। क्या मतलब? बेतुका, बेबुनियाद एक मुख्यमंत्री ये भाषण दे। और सेम वही सिचुएशन लोकसभा के अंदर देखा गया। महामहिम आई, 22 जनवरी का गुणगान किया, प्रधानमंत्री आए, 22 जनवरी का गुणगान किया, और दूसरे जो वक्ता भाजपा के आए उन्होंने भी वही किया। अभी मैं सुन रहा था सुधांशु त्रिवेदी का राज्यसभा में, वो भी पूरी तरह से वही था। तो पूरे सदन में अब जो है राम कृष्ण और क्या कहते हैं शिव की चर्चाएं होने लगी है। तो वो सदन तो अब रहा नहीं, वो तो प्रवचन स्थल हो गया है जहां धार्मिक प्रवचन होते हैं। और उसी सदन में आपने देखा कि भाजपा के एक सांसद ने जो अंदाज, उसका जो तेवर था, कटवा चट निकल बाहर, मार मार के ठीक कर दूंगा, कटवा मुल्ला आतंकवादी, सारी बुदौड़ी की बात रमेश, सारी दुनिया ने देखा। बीबीसी ने चलाया, अल जजीरा ने चलाया, मजे ने CNN ने चलाया, तमाम खबरें चली। मगर प्रधानमंत्री जी किस मिट्टी के बने हैं ये तो खैर अब मैंने समझ पाया। मैं पहले समझता था कि प्रधानमंत्री जी के पास कुछ बड़ी योजना है इस देश में और कुछ होगा,
जिस तरह के दौरे उनके हो रहे थे, जिस तरह की मुलाकातें हो रही थी, पता ये चला कि ये सब कुछ सेट करने के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया था। जैसे एमजे अकबर को विदेश मंत्री बनाया तो पूरे गल्फ में भेजा गया, नकवी साहब को, एमजे अकबर को ड्यूटी लगाई गई कि गल्फ को मेरे फेवर में करो। वो गल्फ में आपने देखा कि तमाम कंट्रियों में मोदी जी का क्या सम्मान हुआ, वो सेटिंग किया गया था। यूरोप में सेटिंग कौन करेगा, एशिया के दूसरे देशों में सेटिंग करेगा, वो वाला सेटिंग मोदी वाला जो हुआ वो सेटिंग था। कुल मिलाकर न तो व्यापार बढ़ा, न इन्वेस्टमेंट आया फॉरेन से, न कोई ऐसा मसला है। बेरोजगारी की बानगी ये है, क्या बोले, इस मुल्क के लोगों का पता नहीं अकल कहां चला गया। बेरोजगारी की बानगी ये है कि इसराइल जहां के लोग खुद मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, फिलिस्तीन जहां के लोग खुद मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, उस इसराइल में काम करने के लिए भारत के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग, अब सुन लीजिए, जहां की बड़ी तारीफें हो रही हैं, प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री स्वयं तारीफ कर, उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक लाइन लगाकर इसराइल जाने के लिए लोग बैठे रहे कि नौकरी पर जाएंगे, जिसका इंटरव्यू कई चैनल ने चलाया, बीबीसी ने भी चलाया। सवाल ये पैदा होता, बेरोजगारी नहीं है। अगर बेरोजगारी नहीं है तो जान जोखिम में डालकर वार जोन में, जहां युद्ध चल रहा, ऑलरेडी डेंजर युद्ध चल रहा, कब किधर बम गिरे, कब किधर रॉकेट गिरे, वहां लोग काम करने जाने को तैयार। पेट की आग बुझ नहीं रही है, उसके लिए जान हथेली पर रखकर इसराइल काम कर लेंगे, मगर भारत के मुसलमानों को सीधा कर देंगे, यह मानसिकता बनाई गई है। अजीब दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन ये तमाम शिकायतें अपनी जगह, कमियां हमारे यहां रही हैं, हमारी रहनुमाई जहां से हुई है, हमारे जो सरबराहान रहे वहां भी कमियां रही हैं, हमारे जो पॉलिटिकल पर्सन रहे हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम पॉलिटिकल जो लोग रहे हैं, तो मुस्लिम पॉलिटिशियन ने भी कोई सही पॉलिसी कभी नहीं अपनाई। मुल्क के फिजा को बेहतर बनाने के लिए क्या कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाए। मुल्क में बहुत सारी आबादी है जो मार्जिनलाइज्ड है, आज भी हाशिए पर है, आज भी इंसाफ की तलाश में है, आज भी वो चाहता है कि मेरी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, मुझे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए न सोशल, न पॉलिटिकल और न रिलीजियस, तीनों जगह पर मुसलमानों ने कोई काम नहीं किया। क्रिश्चियन कर रहा, क्रिश्चियन उसको सोशल भी अवेयर कर रहा, क्रिश्चियन उसे एजुकेशनल भी हेल्प कर रहा है, क्रिश्चियन जो है उसको रिलीजियस भी दिखा रहा। वो आज मैं एक बात आपको बताता हूँ, क्रिश्चियन के यहाँ जो क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है जो तेजी से, अब पता ना हमारे मौलाना सोए कहाँ रहते हैं या हमारे तंजीम वाले अल्लाह जाने, क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है और ऐसी इसी जगह पर है। बाराबंकी में गया था, वहाँ चर्च है और चर्च चलाने वाला कुर्मी है, कोयरी कुर्मी जो बोलते हैं, बर्मा। और उसने कहा कि भाई मैं बीमार था, ठीक नहीं हो रहा था, मेंटली मेरी हालत ख़राब थी और मैं प्रार्थना में गया, चंगाई प्रार्थना होता संडे का उनका, और मैं वहाँ ठीक हो गया। तो जो कुरान का ऐलान और चैलेंज है कि मैं शिफा हूँ, वहाँ शिफा नहीं मिल रहा, वहाँ तो मिल रहा वो फोटो स्टेट वाला ताबीज़, फोटो स्टेट। और एक दो मौलाना नहीं, ये चुट्टे जितने मौलाना हैं सब ताबीज़ें बेचने पे लग गए हैं टोटल। क्या शाही इमाम, क्या राही इमाम, क्या दुराही इमाम, जहां जाइए आपको तावीज़ मिलेगा फोटो स्टेट। ये मौलानाओं ने जब व्यापार शुरू किया, इनको जेब भरना और पेट भरना जब इनका मंशा हुआ, तो हम लोग डिरेल हो गए इस मुल्क में। अभी पटरी से उतरी हुई गाड़ी है, बहुत हिकमत से काम लेना पड़ेगा। हमें पता है उनकी मंशा का, उनके इरादे का भी पता है, लेकिन सवाल यह है कि उनके इरादे का पता होने के बाद भी हम अगर डिफीट खा रहे हैं तो फिर तो बड़ी हैरानी की बात है। सामने वाले का इरादा पता है, उसकी मंशा का इल्म हमको है, हम जान रहे हैं वो क्या करना चाहता, उसके बावजूद भी हम रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब ये है हमारे बारे में सिख, मैं बड़ी बात आखिरी में कह रहा हूं, सिख कम्युनिटी के लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं 2% होकर देखो ईंट से ईंट बजा देता हूं। अभी आया बयान, आपको पता है, मैं अकाली दल बादल के नेता का बयान आया था, और तुम 18% होकर जो है आज मजलूम बने हो, मजबूर बने हो। अभी एक वीडियो लेटेस्ट आया बिहार से प्रशांत किशोर का, और उसने अभी एक बड़े चैनल पर बाप की अदालत में, बाप की अदालत उसकी है, वो बाप की अदालत में, वो मतलब रजत शर्मा के बाप की अदालत जो है, जो भी आपकी अदालत हो या बाप की अदालत हो, उसमें अभी उसने कहा, उसी बात को फिर से रिपीट किया प्रशांत किशोर ने,
और उसने मुस्लिम सियासतदानों और तमाम रहबरों को वाज़ाफ्ता टारगेट किया और कहा कि आपके अंदर कमियां हैं जिसके कारण आप आज भी आप तलाशते हो कि कोई आए हमको बचाने वाला, कोई मसीहा के इंतजार में है। पता नहीं किस मसीहा के इंतजार में। अरे दवा तुम्हारे पास, रास्ता तुम्हारे पास, इलाज तुमको करना था, इस मर्ज से इस मुल्क को निजात तुमको दिलाना था और तुम खुद ही इलाज दर दर भटक के तलाश रहे हो और दवा की तलाश में भटक रहे हो। भैया बड़ा मुश्किल मसला है और आम मुसलमानों को क्या हम कहेंगे जाकर, किसको समझाएं? हम 10-20 को जाकर समझाते हैं, मौलाना आते हैं जुमा की नमाज में जैसे वो सब समझाया खत्म कर देते हैं, फिर वहीं तावीज़ पर लेकर आते हैं, फिर वहीं गंडे पर लेके आते हैं, फिर 22 करना, रजब करना, शाबान करना, रमजान करना, शव्वाल करना, न जाने क्या क्या करना, और इतना जन्नत का कमरा बांट देते हैं, हूर, जन्नत, दर्जा, फला चिला, इतना मसला उलझा के रख दिया है कि मुसलमान अब ये समझ ही नहीं पा रहा कि इस भारत में हम रहेंगे कैसे। अभी हल्द्वानी का आपको पता है कि नहीं पता? जी। तो सबको पता चलना चाहिए। विद्रोहियों को गोली मारने का आदेश है, कई घायल हुए हैं, गाड़ियों में आग लगाने की खबर है, मस्जिद पर बुलडोजर है, और मस्जिद पर मेहरौली बुलडोजर आपने देखा, हाँ। मामा माजे के कब्र पर देखा बुलडोजर, हाँ। कई कब्रिस्तान पर बुलडोजर, कई मस्जिदों पर बुलडोजर, मदरसे पर बुलडोजर। और ये एक दिन नहीं हुआ, हाँ। असम में हुआ, हाँ। उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। भाई हो क्या रहा? कौन करेगा बात और कैसे बनेगी बात? इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। आपको बैठना ही पड़ेगा हर हाल में मुत्तहिद होकर। सियासी पार्टियां, ओवैसी साहब के अलग सुर हैं, डॉक्टर यूब साहब के अलग सुर हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब के अलग सुर हैं, तो ये अलग अलग सुर बनाकर कैसे काम करेंगे? लेकिन बदरुज्जमा और क्या नाम है असुद्दीन ओवैसी तो एक साथ चुनाव लड़ते हैं, मिल गया। नहीं, बदरुद्दीन अजमल साहब और ओवैसी साहब कभी एक साथ बैठे भी नहीं। लेकिन उनका बयान भी आया मस्जिद को लेकर के। नहीं, वो फिर वही तो कह रहा हूं, सबका जो बयान आ रहा वो बयान अलग अलग होता। मेरा कहना है कि 12-14 सियासी पार्टियां मुसलमानों की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, पीस पार्टी है, MIM है, ADF है, UDF है, उलमा काउंसिल है, कई और पार्टियां, टोटल 20-22 पार्टियां हैं कि एक बार बैठ नहीं सकते थे? मोदी जी 42 पार्टियों को बैठा लिया। देखिए अभी जयंत चौधरी को जोड़ लिया, वो जोड़ रहे हैं और तुम्हें जोड़ने का हुक्म दिया, तुम तोड़ रहे हो। कोई जुड़ना चाहता है उसको भी लात मार के छोड़ रहे हो। भैया नतीजा तो भुगतना पड़ेगा हमको, और हमें लगता है मुसलमान इस मुल्क में इसी तरह से पीसा जाएगा और दुनिया मुंह देखती रहेगी। कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मौलाना, लास्ट सवाल मैं करूंगा, मुसलमान को फिर दोयम दर्जे का जो मुसलमान बनाने की बात की जा रही थी, क्या उस पर काम हो रहा है? हाँ नहीं, उसके कगार पे ही आप हैं, ज्यादा दूर मत जाइए। जो हालात दिख रहे हैं, दोयम दर्जे के शहरी आप बना दिए जाएंगे, बहुत जल्द ये होगा। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण लोकसभा में था, कल ही शायद या परसों प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार 400 पार हम लाएंगे, सरकार बनाएंगे, और अब जो मेरी सरकार 5 साल की बनेगी वो 1000 साल, आने वाले 1000 साल की बुनियाद हम डाल देंगे। इशारा अब नहीं समझ रहे हैं, मत समझो, नहीं समझ रहे हो तो नहीं समझो, इशारा है। अब अगर समझदार लोग होंगे तो समझ रहे होंगे कि होने वाला राजतंत्र की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद न चुनाव होना है, न वोटिंग होनी है, न आपके दरवाजे कोई नेता झांकने आएगा। आप मार खाते रहोगे, दुनिया हंसती रहेगी, आपके घर लूटे जाएंगे, दुनिया देखती रहेगी, आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आप कुछ नहीं, पर अभी तो वोट के लालच से कोई बोल भी देता है। जब वोट के राइट ही खत्म हो जाएंगे तो कोई बोलने वाला भी नजर नहीं आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना गुलाम सरवर साहब ये जो बेबाक होकर बोलते हैं और सियासतदानों से भी, मुस्लिम सियासतदानों से बार बार अपील कर रहे हैं कि एक जगह आइए, अपनी सियासत को मजबूत कीजिए और अपना, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे सियासतदान हैं जो पार्टियों को अपने मेंबर देते हैं, इलेक्शन लड़ाते हैं, यानी कि प्रशांत किशोर का भी जिक्र इसमें किया गया, यानी कि पब्लिक का जो वोट बैंक होता है वो उसका रुझान बताते हैं, एनालिस्ट करते हैं, और फिर भी अगर मुसलमानों को बार बार वो ये आवाज़ दे रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा होइए, अपना वोट बैंक बनाइए, सियासत मजबूत कीजिए और मजलूमत ख़त्म कीजिए। कैमरा पर्सन जफ़र के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।